कानपुर में समाजवादी पार्टी के पार्षद की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दारोगा को धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए एसपी नेता को पुलिस ने पकड़ा। इससे भड़के एसपी नेता धमकी दे रहे हैं कि तुम पोस्टर नोचोगे तो हम तुम्हारा बिल्ला नोच देंगे। तुम बाहर खड़े हो, आराम से फोटो खिंचवाओ। तुम मेरा झंडा नोचोगे, मैं तुम्हारा बिल्ला नोच दूंगा। कानपुर के बर्रा थाने के दरोगा को ये खुली धमकी है। कानपुर के समाजवादी पार्टी पार्षद और समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष अर्पित यादव की। एक बार फिर देखिए बर्रा थाने के दरोगा पर एसपी नेता की दबंगई। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में है ये तस्वीर। कानपुर में बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन से पहले एसपी पार्षद अर्पित यादव ने इस आरोप के साथ वहां एक पोस्टर लगा दिया कि बीजेपी ने नौबस्ता मोरंग मंडी की ये जमीन हॉस्पिटल के नाम पर खाली कराई थी, लेकिन उस पर बना दिया अपना कार्यालय। जब एसपी पार्षद ऐसा कर रहे थे तब बर्रा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसी पर एसपी नेता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और धमकी पर उतर आया। अर्पित यादव की धमकी को पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश बताया और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बीजेपी के जिस दफ्तर को लेकर एसपी नेता ने बखेड़ा किया, कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उसका उद्घाटन किया। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता वापसी की जद्दोजहद में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता ऐसी दबंगई कर रहे हैं। यकीनन संदेश सही नहीं है। इस बीच यूपी की सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश यादव इस बार जयंत चौधरी के साथ जोड़ी बनाते नजर आ रहे हैं। खबर यही है कि एसपी आरएलडी गठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव का नया समीकरण है। ये उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात है जो विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। लंबी बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने तस्वीरों के साथ यूपी में नए चुनावी समीकरण के संकेत दे दिए। जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा, बढ़ते कदम। वहीं अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, बदलाव की ओर। साफ संकेत है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। 3 कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी जहां पश्चिमी यूपी के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन पश्चिमी यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी यूपी वही इलाका है जहां से किसान 3 कृषि कानून को लेकर गाजीपुर में डटे। यहाँ किसानों की कई महापंचायतें हुई। इसके बाद मोदी के 3 कृषि कानून वापस लेने का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी पर ही पड़ने वाला था। हालांकि एसपी और आरएलडी के बीच सीटों की संख्या के अलावा कुछ बड़ी सीटों को लेकर भी खींचतान थी। उस पर क्या फैसला होगा, इसका भी जल्द ऐलान हो सकता है। सहारनपुर, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद की कई सीटों पर दोनों पार्टियां दावा कर रही थीं, जिस पर आज लंबी बातचीत के बाद सहमति बनती नजर आ रही है। जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में आरएलडी का प्रभाव है।
पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को यहाँ खासी जीत मिली थी। आरएलडी के प्रभाव से इस इलाके में जाट मुस्लिम दो बड़े वोट बैंक हैं। 2013 से पहले जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम में आपस में बिखराव आया था। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पश्चिमी यूपी की 136 सीटें आती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी की 58 और बीएसपी को 39 सीटें आई थी। इसके अलावा आरएलडी के खाते में 9 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां 2014 लोकसभा में बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया, वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी हालात पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी 103 सीटों पर जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हाथ में 3 और आरएलडी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। जयंत अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन की सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर को अपने पक्ष में भुनाना चाहते थे, लेकिन मोदी के कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष का खेल बिगड़ता दिख रहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी का मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि यूपी में पिछले 2 बड़े चुनावों की बात करें तो गठबंधन का असर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान ही लेकर आया है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यूपी के लड़कों के नारों के साथ मैदान पर उतरी। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी की ओर से ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब अखिलेश वर्षों की दुश्मनी के बावजूद मायावती को गठबंधन के लिए राजी करने पर तैयार हो गए और बुआ बबुआ की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन ये जोड़ी भी मोदी के मैजिक के सामने फेल हो गई। अब बारी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की है, जिसके गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। समाजवादी पार्टी के सामने वापसी की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के सामने किला बचाए रखने की। कल इसी कोशिश में नोएडा के जेवर में पीएम मोदी की विशाल रैली होने वाली है और रैली से पहले जेवर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया जाएगा। ये तैयारी है उस सियासी श्रृंगार की जिसके जरिए यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुनावी सूरत को चमकाना और दमकाना चाहती है। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली से सटे नोएडा के पास की इस जमीन को योगी और मोदी उत्तर प्रदेश के माथे पर किसी नायाब जेवर की तरह टांकने को तैयार हैं। जी हां, ये है यूपी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास कल यानी 25 नवंबर को पीएम मोदी के हाथों होना है। कल यानी मंगलवार को इसकी तैयारी देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने में अभी 2024 तक का इंतजार है, लेकिन इसकी हवाई पट्टी से योगी और मोदी 2022 में ही यूपी का सियासी आकाश छू लेना चाहते हैं। तैयारी भी पूरी है। कार्यक्रम कितना विशाल होगा, ये टेंट उसकी गवाही दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब एक और मेगा इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है। 25 नवंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट की भव्य तैयारियों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे ठीक पीछे आप वो मंच देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। शिला पट्टी का उद्घाटन किया जाएगा और उसके साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जेवर एयरपोर्ट को बनाने की, यानी कि 2024 तक इसका निर्माण पूरा किया जाना है। इधर हम आपको दिखा देते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। इस वक्त भी तैयारियां चल रही हैं और 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री यहां मौजूद रहेंगे, उसके लिए अभी से तमाम तैयारियों का जायजा लेने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। बीजेपी का दावा है कि कल जेवर में होने वाली ये रैली पश्चिमी यूपी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। शिलान्यास के मौके पर करीब 3 लाख लोग यहां पहुंचेंगे और एयरपोर्ट के जरिए योगी मोदी से
यूपी की डबल इंजन वाली विकास गाथा सुनेंगे। 12.5 लाख स्क्वायर फीट का करीबी कवर्ड पंडाल है, जिसमें पीएम का लॉन्च अलग है, सीएम का लॉन्च है, एग्जीबिशन गैलरी है पीछे और हेलीपैड बनने हैं सबके अलग अलग, और इस तरह से और करीब 3 लाख पब्लिक की बैठने की कैपेसिटी का बाहर ओपन एरिया है। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसे करीब 5000 हेक्टेयर में बनाया जाना है। पहले चरण में 1339 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। इसकी लागत 29,500 करोड़ आएगी, जबकि यहां से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास के बाद पहले दौर के निर्माण में 36 महीने लगेंगे। जेवर एयरपोर्ट योगी मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे पहले 2001 में इसका प्रस्ताव तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने रखा था, लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट अड़चनों से आगे बढ़ नहीं पाया। अब पीएम मोदी के हाथों इसके भूमि पूजन के साथ बीजेपी का यही संदेश होगा कि पश्चिमी यूपी के विकास को जल्द पंख लगने वाले हैं। नेहा बाथम के साथ अभिषेक आनंद, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, आज तक। और अब बात कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के एक वायरल वीडियो की करेंगे, जिससे कांग्रेस पूरी तरह से घिर गई है। इस वीडियो के मुताबिक बीजेपी के डर से कांग्रेस 31 अक्टूबर के अपने कार्यक्रम में सरदार पटेल की तस्वीर लगाने को बाध्य हुई। 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के साथ सरदार पटेल की जयंती होती है, लेकिन कांग्रेस ने पहले सिर्फ इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाई थी। इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। ये वीडियो 31 अक्टूबर का है। 31 अक्टूबर यानी सरदार पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। बेंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम था। पार्टी के नेता मंच पर नजर आ रहे हैं और पीछे लगी है इंदिरा गांधी की तस्वीर। अब चंद सेकंड बाद की तस्वीर देखिए। इंदिरा गांधी के फोटो को थोड़ा किनारे किया जा रहा है और साथ में लगाई जा रही है लौह पुरुष सरदार पटेल की तस्वीर। सरदार पटेल की तस्वीर पहले क्यों नहीं लगी थी और बाद में कैसे आई, ये जानने के लिए इस वायरल वीडियो का शुरुआती हिस्सा दिखाते हैं, जहां कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बीच कानाफूसी हो रही है। वीडियो में सिद्धारमैया डीके शिव कुमार से पूछते नजर आ रहे हैं, आज वल्लभ भाई पटेल की जयंती है ना? इस पर डीके ये कहते सुनाई दे रहे हैं, हाँ वो भी, लेकिन हम कभी उनकी तस्वीर नहीं रखते। फिर सिद्धारमैया कहते हैं, लेकिन बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। सिद्धारमैया की बात सुनकर डीके शिव कुमार पार्टी पदाधिकारियों को सरदार पटेल की तस्वीर लगाने का निर्देश देते हैं और सिद्धारमैया से कहते हैं कि मैं फोटो लगवा रहा हूँ। सिद्धारमैया का जवाब होता है, हाँ ये ठीक है। निर्देश की तुरंत तामील होती है और फिर सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर इंदिरा गांधी के बगल में लग जाती है। 31 अक्टूबर का ये वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस बुरी तरह घिर गई है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के डर से सरदार पटेल का सम्मान करने को मजबूर हुई कांग्रेस। बीजेपी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि गांधी परिवार को आगे करने के लिए कांग्रेस ने सरदार पटेल की अनदेखी की। सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। जाहिर है बेंगलुरु की तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस के लिए मुसीबतों का नया सिलसिला शुरू होगा। मणिशंकर अय्यर के बयानों, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी की किताब से पार्टी पहले ही बैकफुट पर है। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात हिमाचल प्रदेश के सोलन में हुए बिल्डिंग हादसे की करेंगे। कल सोलन में एक 4 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। करीब 2 महीने पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी ऐसा ही हादसा हुआ था।
चंद सेकंड में जमींदोज हो गई 4 मंजिला बिल्डिंग और चारों तरफ छा गया धूल का गुबार। तस्वीरें देखिए, धूल के गुबार से निकलकर किस तरह लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के सोलन के परवाणु की तस्वीर है। कल 3 मजदूर इस खाली पड़ी बिल्डिंग की साफ सफाई के काम में लगे थे, तभी अचानक रेत के महल की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। हादसा कल दोपहर करीब 1:30 बजे हुआ। हादसे की खबर लगते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई। देर शाम एनडीआरएफ की टीम भी सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। तस्वीरें देखिए, किस तरह 4 मंजिला बिल्डिंग के मलबे में जिंदगी को तलाशने का काम चल रहा है। मलबे से एक का शव बरामद हुआ है, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दोनों को चोटें आई हैं। सोलन के बिल्डिंग हादसे ने शिमला बिल्डिंग हादसे की खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। 30 सितंबर को शिमला के कच्ची घाटी इलाके में 7 मंजिला इमारत धराशायी हो गई थी। हालांकि खतरे को भांपकर पहले ही इमारत को खाली करा लिया गया था, जिससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल हिमाचल में 2 महीने के भीतर 2 हादसों ने पुरानी बहुमंजिला इमारतों के खतरे को फिर से उजागर कर दिया है। राजेश शर्मा, सोलन, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। बात टमाटर की करेंगे, क्योंकि इसकी चढ़ती कीमत रसोई का बजट बिगाड़ रही है। टमाटर का भाव कई शहरों में सेंचुरी पार कर रहा है। ऐसा क्यों होता है कि जिस देश में एक वक्त किसान अपने ही टमाटर के बदले अठन्नी मिलने पर उसे फेंकने के लिए मजबूर हो, वही टमाटर दूसरे मौसम में सेब से भी महंगा बिकने लगता है। 12 करोड़ के 1010, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1200, 1200 रुपए उठा। ऐसा क्या है कि जो टमाटर एक वक्त में 100 रुपए का 5 किलो और उससे भी ज्यादा सस्ता हो जाने से बाजार पहुंचने से पहले रौंदा जाने लगता है, फेंका जाने लगता है। वही टमाटर अब 100 रुपए का 1 किलो तक बिकने लगा। टमाटर के ऐसे अच्छे दिन आए हुए हैं कि पूछिए मत। चाकू से कट्टा टमाटर है, दर्द आम आदमी की जेब को होता है, क्योंकि दिल्ली में टमाटर के दाम 60 से 90 रुपए किलो, भोपाल में 60 से 80 रुपए किलो, जयपुर में 65 से 95 रुपए किलो, लखनऊ में 65 से 85, पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो तक और तमिलनाडु में 140 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। जी रहे हैं, बस क्या सही करके घर का खर्चा चल रहा है, पता नहीं कैसे चला रहे हैं, तो हम ही जानते हैं। जीवन चलाए रहे, यही एक बहुत बड़ा इशू है। 1 किलो लेता था वो पाव आधी किलो का गया है, 10 किलो लेता था वो और कम का गया है। यानी इंसान अपना गुजारा बसर बड़ी मुश्किल से कर रहा है। इनकम भी घट गई और महंगाई भी बढ़ गई, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जनता को टमाटर के दाम चुभ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि आप ये भी जानिए कि दुनिया में चीन के बाद टमाटर उगाने में भारत नंबर 2 है। भारत हर साल करीब 2 लाख मीट्रिक टन टमाटर का निर्यात भी करता है। यानी टमाटर खपत से ज्यादा देश उगाता है। फिर अभी क्यों इतना टमाटर महंगा हुआ कि लखनऊ में श्रीवास्तव परिवार की प्रीति श्रीवास्तव ऐसे सब्जी बनाने लगी जहां टमाटर का इस्तेमाल ही ना हो। सब्जी आज कौन सी? आज केले की सब्जी बनाई है हमने। टमाटर इसमें पड़ता है? नहीं, इसमें टमाटर नहीं पड़ता है। इतनी महंगाई हो गई है, टमाटर कैसे डालें? तो ये सब्जी में वैसे पड़ता नहीं है टमाटर, तो इसीलिए आपने बनाई है क्या? हाँ, इसीलिए हमने बनाई है। मतलब जनता की जिंदगी से टमाटर माइनस हो गया क्योंकि दाम प्लस होता जा रहा है। किचन टमाटर से घट रहा है। किलो भर खरीदने वाले हाथों में पाव आधा किलो टमाटर दिखने लगा। देश में 2 बार ऐसा वक्त क्यों आता है जब एक बार टमाटर उगाने वाला किसान रोता है, जब टमाटर औने पौने दाम पर बिकता है, किसान टमाटर निकालने तक का पैसा नहीं पाता, फिर एक बार टमाटर खाने वाले लोग दाम आसमान पर चढ़ने पर महंगाई से रोते हैं।
अभी नवंबर की अंत की बात करें तो आमतौर पर अब तक टमाटर 30 रुपए किलो तक बाजार में बिकने लगता था, लेकिन इस बार 100 रुपए या 100 रुपए के पार भी देश में कुछ जगहों पर जाने का कारण क्या है? टमाटर जो भी आ रहा है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र से आ रहा है। दोनों जगह इतनी बारिशें हुई हैं कि 75% फसलें डैमेज हो गई हैं, खराब हो गई हैं, और जिसकी वजह से माल की आमदनी बहुत कम है, माल बहुत कम निकल रहा है, और जो माल वहां से आता है उस माल में भी 20 से लेकर 40-50% माल डैमेज हो रहा है। जो भेज रहा है उसको भी लॉस है, जो यहाँ बेच रहा है वो भी नुकसान में, जो रिटेल में भी 80 रुपए किलो बेच रहा है उसको भी नहीं है कि वो कोई फायदा हो। क्या यही वजह है? इस बात को जानने के लिए नोट करिए कि साल में टमाटर की 2 बार फसल होती है। देश में टमाटर की आपूर्ति सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होती आई है। महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक के टमाटर की सप्लाई का यही सीजन होता है। अभी बारिश के कारण टमाटर की फसल खराब होने से सप्लाई बाधित हुई है। डिमांड मुताबिक सप्लाई न होने से दाम बढ़ गए। साथ ही अभी शादियों के सीजन में खपत बढ़ी है। वैक्सीन की डोज लगातार लगने के बाद रेस्टोरेंट, होटल में बढ़ते ग्राहकों की मांग के मुताबिक भी टमाटर की डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई कम ही है। दावा है अगले 20 दिनों के भीतर टमाटर के दामों में बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ राहत जरूर मिल सकती है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और दिल्ली से श्रुतिका के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार दरअसल मुश्किल में है। राजस्थान के बेरोजगार एकजुट होकर कल यूपी रवाना होने वाले थे। यूपी जाकर वो अपना दर्द सीधे प्रियंका गांधी को सुनाने वाले थे, लेकिन तभी गहलोत सरकार ने 2 दिन का वक्त और मांग लिया। कोई जूता पॉलिश करता दिखा, कोई सब्जी बेचता नजर आया, किसी ने चाय बेचनी शुरू की, कोई फूल माला बेचता दिखा, किसी ने समोसा बेचा, किसी ने मूंगफली। राजस्थान में 130 दिनों से ज्यादा तक जब बेरोजगारों को नौकरी देने का समझौता करके भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी, पिछले हफ्ते जयपुर में धरना देते बेरोजगारों ने अपनी बेरोजगारी की मंडी लगा दी। दे दी चुनौती सरकार को। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने कहानी आपको दिखाई। बिकते हैं बेरोजगार, खरीदोगे क्या? शहीद स्मारक पर, जहां पर शहीदों के जगह पर आकर लोगों का सीना गर्व से तन जाता है, वहां पर बेरोजगार बाजार में बैठे हैं और इस तरह से हाट लगाए बैठे हैं। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर सब्जी मंडी, फूल मंडी, फल मंडी, खिलौना से लेकर हर चीज का बाजार लगा हुआ है। राजस्थान में बेरोजगारों ने यह सांकेतिक बाजार इसीलिए लगाया क्योंकि सरकार ने लिखित में नौकरी देने का वादा किया और वादे से मुकर गए। गहलोत सरकार ने आज से 3 साल पहले 31,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन आज 3 साल हो गए हैं इस भर्ती को और वही पद 31,000 है और अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख है। तो 27 लाख अभ्यर्थियों की संख्या और पद 31,000। 3 साल में साला दर्पण पर 90,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब आपको हैरानी इस बात की होगी कि जिस प्रदेश में परीक्षा कोई भी पारदर्शी तरीके से सरकार नहीं करा पा रही, जहां 1 लाख पद खाली होकर भी रोजगार देकर भरे नहीं जा रहे, उन छात्रों को महीनों सड़क पर प्रदर्शन करा के सरकार तब जागती है जब यूपी के चुनाव में राजस्थान के बेरोजगार कांग्रेस की पोल खोलने जाने की तैयारी कर लेते हैं। सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो 24 तारीख को प्रियंका गांधी जी की रैली उत्तर प्रदेश में वहाँ कूच करेंगे, हजारों की संख्या में कूच करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 24 नवंबर को जब यही बेरोजगार उत्तर प्रदेश जाकर सीधे कांग्रेस की रैलियों में राजस्थान की कांग्रेस सरकार की रोजगार के मुद्दे पर नाकामी गिनाते, तो कांग्रेस किस मुंह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाती? अपने पर आई तो राजस्थान में सरकार सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री गहलोत के सलाहकार दानिश अबरार बेरोजगारों को जाकर फिर से भरोसा देने लगे। बेरोजगार महासंघ के लोगों ने सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया, वरना वो यूपी जाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार का हाल बताएंगे। कल हम 10 बजे निकलेंगे उत्तर प्रदेश में। हमारी बात ठीक है, आप आ गए, धन्यवाद, आप सलाहकार हो, सीएम साहब तक बात पहुँचा, इसलिए आप तक बात पहुँचा रहे हैं। मैंने तो खपन मांग लिया, मेरे को उत्तर प्रदेश से मेरी लाश है, हम तो मर के आएंगे वहाँ से, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। जो 5 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे पिछले दिनों में एक बार न सरकार ने मिलने के लिए बुलाया, न कोई मिलने आया।
अपनी चुनावी राजनीति की चिंता में राजस्थान में सरकार तुरंत अब दौड़ पड़ी। क्या समाधान भी निकलेगा? शरद कुमार, जयपुर आज तक। अब बात कोलंबिया की करेंगे, जहां पर एक ड्रग्स के अड्डे पर छापेमारी की गई। सेना ने कल बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक वाले अंदाज में ड्रग्स के ठिकानों पर छापा मारा और 30 करोड़ की कोकीन बरामद करने के बाद नशे के अड्डे को बम से उड़ा दिया। ये किसी जंग के मैदान की तस्वीर नहीं है, न ही किसी आतंकवादी को पकड़ने का मिशन है। कोलंबिया की यह तस्वीर ड्रग्स माफिया के खिलाफ सेना के बड़े ऑपरेशन की है। तस्वीरें देखिए। सेना को खबर लगी थी कि इक्वाडोर की सीमा से सटे नारिनो प्रांत के जंगल में ड्रग्स की एक बड़ी फैक्ट्री काम कर रही है। सूचना मिलते ही सेना के जवान ड्रग्स के ठिकाने पर दबिश डालने रवाना हो गए। नशे के ठिकाने पर पहुंचते ही कोलंबियाई सेना के जवान रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से उतरे। डर था कहीं ड्रग्स माफिया हमला न बोल दे, लिहाजा ड्रग्स के ठिकाने पर फूंक फूंक कर कदम रखते नजर आए कोलंबियाई सैनिक। सेना के जवान जब ड्रग्स फैक्ट्री में पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोकीन और दूसरे नशीले पदार्थों का अंबार लगा था। कोलंबियाई सरकार के मुताबिक ऑपरेशन में करीब 30 करोड़ डॉलर की कोकीन बरामद की गई। ड्रग्स को बरामद कर जवानों ने नशीले पदार्थ के अड्डे को धमाके से उड़ा दिया। कोलंबिया के रक्षा मंत्री के मुताबिक ड्रग्स के इस अवैध धंधे के पीछे लेफ्टिस्ट बागी नेशनल लिबरेशन आर्मी है। ड्रग्स के ठिकानों पर लगातार छापेमारी के मुताबिक कोलंबिया कोकीन का बड़ा उत्पादक बना हुआ है। 2020 में कोलंबिया की सेना और पुलिस ने रिकॉर्ड 505 टन कोकीन बरामद किया था। आज तक ब्यूरो। औरंगाबाद के जयकवाड़ी डैम से वालुज MIDC का ले जा रही पाइपलाइन अचानक पंजन गांव की तरफ फट गई। पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। कुछ देर के लिए इस रास्ते पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि पक्की सड़क भी टूट गई। एक ट्रक सड़क के बीचों बीच फंस गया। वालुज औद्योगिक निगम के जलापूर्ति कर्मचारियों ने जयकवाड़ी बांध से पानी की आपूर्ति करने वाली मोटर को बंद किया, तब जाकर पानी का बहाव खत्म हुआ। पाइपलाइन को दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। कांग्रेस को यह बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन वो इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकती कि 26/11 के बाद पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा। मनमोहन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिससे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से मनमोहन सरकार के हाथ बंधे हुए थे? एक अमेरिका है जिसने 9/11 अटैक का बदला 7 समंदर पार जाकर लिया। 10 साल बाद दुश्मन को मारकर ही दम लिया। The issue is not war, the issue is terror and territory in Pakistan being used. और एक मनमोहन सरकार थी जो 26/11 मुंबई हमले का बदला लेने के लिए पड़ोस में बैठे दुश्मन का बाल तक बांका नहीं कर पाई। और 26/11 के मुजरिम आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं। देश को आपको ये बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था। 26/11 अटैक के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थी, लेकिन मनमोहन सरकार ने उसे कोई भी एक्शन लेने की मंजूरी नहीं दी। ये खुलासा खुद
तत्कालीन भारतीय वायुसेना चीफ फाली होमी ने आज तक पर किया था। The main thing is the political will to undertake an airstrike, and this is my guess, but I think I would be right that perhaps our intelligence gathering, all kinds of intelligence collection has improved, and we are sure of targets to use air power so that to avoid collateral damage. And air power, when used under such circumstances, though a small tactical action like this, has a huge strategic effect, and we should never ever hesitate to use air power. 26/11 मुंबई हमलों के बाद पूरा देश गुस्से में जल रहा था। मुंबई आतंकी हमले के बाद ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की योजना भी बना ली थी। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट के जिस आतंकी शिविर पर कहर बरपाया था, उसका नामो निशान 10 साल पहले ही मिट सकता था। मुंबई हमले के बाद वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई लड़ाकू विमान पीओके के मुजफ्फराबाद और बालाकोट में सटीक एयर स्ट्राइक को अंजाम देने को तैयार थे। लेकिन 1 महीने तक इंतजार करने के बाद भी मनमोहन सरकार ने भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का अप्रूवल नहीं दिया था। एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा था कि हम तैयार हैं, टारगेट सिलेक्ट किए हुए हैं, आपका इशारा चाहिए स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। हिंदुस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह नजर आया, हमारी छवि को बहुत नुकसान हुआ। और ये सही बात है कि यूपीए सरकार जो है बड़ी कमजोर पाई गई जहां तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। वैसे पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की सोच आज भी कुछ ज्यादा नहीं बदली है। पाकिस्तान भारत का खून बहाता था और मनमोहन सरकार उससे बातचीत के रास्ते तलाशती थी। 9/11 अटैक के बाद तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मनमोहन सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का निर्णय इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसे डर था कि दुनिया के लिए ये युद्ध छेड़ने जैसा होता। मुंबई अटैक लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुए थे। ऐसे में मनमोहन सरकार तय नहीं कर पाई कि पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में जाया जाए या नहीं। नारायणन ने माना था कि उस वक्त सरकार को ये महसूस हुआ कि लश्कर या जैश के मुख्यालयों को सटीक निशाना बनाकर हमला नहीं किया जा सकता। मनमोहन सरकार इतनी कंफ्यूज थी कि वो भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन तक नहीं करने देना चाहती थी। यही तो वो कमजोरी थी जिसकी बात मनीष तिवारी ने अपनी किताब में की है, जो इशारा करती है कि मनमोहन सरकार को न तो खुद पर भरोसा था और न भारतीय सेना की काबिलियत पर। मैं यहाँ उरी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ। तब कांग्रेस ने कहा हमारे समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। सेना की वो हालत ही नहीं रहने दी थी आपने। सेना को एक प्रकार से आपने निहत्था बना दिया था। वो स्थिति नहीं थी कि सर्जिकल स्ट्राइक करने का कोई निर्णय कर सके। ये हाल बना के रखा था। वो दिन थे जब बुलेट प्रूफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं थे। आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का सोच भी कैसे सकते थे। भारतीय सेना जो बदला 26/11 के बाद नहीं ले पाई थी, मोदी सरकार आने के बाद वो बदला लिया गया। पहले पीओके में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए, जिसने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी। मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। यही फर्क है मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में। मोदी सरकार के राज में देश की सेना को दुश्मन से बदला लेने की पूरी छूट है और एक मजबूत सरकार की यही निशानी होती है, फिर चाहे सरकार अमेरिका की हो या भारत की। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।